चैप्टर नंबर 3 हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, आंकड़ों का प्रबंधन। और आंकड़े यानी कि डेटा हैंडलिंग, ये क्लास 6 में भी किया हुआ है। डेटा कैसे कलेक्ट किया जाता है, डेटा क्या होता है, उसको कैसे मैनेजमेंट की जाती है उसकी, वो सारा पिछली क्लास में किया हुआ है। डेटा या हिंदी में आंकड़े कह रहे हैं, उसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। ये जैसे ये एक किसी दिन 20 तारीख को, आज से 15 साल पहले की बात दिखाई है इसमें, क्योंकि बुक्स में पुरानी डेट छपी होती है, उसको चेंज करना करते नहीं है ये लोग, तो वही पुरानी डेट इसमें चल रही है। तो 20 जून 20 जून सन 2006, उस दिन अलग अलग शहरों के टेम्परेचर्स यहाँ पर दिए हैं। अहमदाबाद का टेम्परेचर कितना था 20 तारीख को? 38 डिग्री सेल्सियस। तो इसके सामने 29 भी लिखा हुआ है, 29 डिग्री सेल्सियस। तो 38 भी लिखा हुआ है। मैक्स था 38 ना, मिनिमम 90.99 सेल्सियस। 29 डिग्री सेल्सियस। ऊपर लिखा हुआ है मैक्सिमम और मिनिमम। यहाँ ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है। मैक्सिमम मतलब अधिकतम। दोपहर के टाइम ज्यादा गर्म होता है ना, दिन में अगर दोपहर के टाइम आप बाहर निकलो तो ज्यादा गर्मी होती है, और सुबह सूरज निकलने से पहले जो है सबसे ज्यादा ठंडा होता है टाइम। तो ये दो यहाँ पर दिए हुए हैं, मैक्सिमम इतना था, मिनिमम इतना था। ठीक है, अहमदाबाद का। तो मतलब दोपहर को इतना गर्म हो था वहां पर टेम्परेचर। अमृतसर का था ये 37 एंड 26 डिग्री सेल्सियस। बेंगलोर का ये था 28 to 21 डिग्री सेल्सियस। चेन्नई का था 30। 21 डिग्री। तो इस तरह से ये अलग अलग शहरों के टेम्परेचर दिए हुए हैं, मैक्सिमम भी और मिनिमम भी। तो ये जितना भी हमारे पास नंबर्स आ गए, इन्हें हम कह देते हैं डेटा। डेटा क्या है? नंबर्स हैं जो हमें कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं। स्वाति, आ रही है आवाज की नहीं आ रही है? सर आ रही है। अच्छा, ठीक है। तो डेटा क्या है? नंबर्स जो हमें कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं, कोई जानकारी हमें देते हैं, उन्हें हम डेटा कहते हैं, आंकड़े कहते हैं। तो ये डेटा जो है यहाँ पर हमें देख के पता लग रहा है, कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है, जानकारी मिल रही है कि ये नंबर्स जो है, ये कुछ ऐसे नहीं है कि नंबर पड़े हुए हैं। ये नंबर्स कुछ खास नंबर्स हैं जो हमें अलग अलग शहरों के मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर बता रहे हैं, तापमान बता रहे हैं। इसी तरह से नेक्स्ट टेबल ये देखें तो इसमें फुटबॉल वर्ल्ड कप में कितने गोल किसने बनाए वो दिया हुआ है। 2006 का ये भी। तो यूक्रेन ने सऊदी अरेबिया को हराया 4-0 से, मतलब यूक्रेन ने 4 गोल्स बनाए और सऊदी अरेबिया ने 0 बनाए। स्पेन और ये ट्यूनीशिया का दिया हुआ है 3-1। तो स्पेन ने इतने बनाए 3 गोल्स, और ट्यूनीशिया जो है उसने 1 गोल बनाए। तो इस तरह से अलग अलग यहाँ पर भी नंबर्स हैं, और यहाँ नंबर्स जो है ये, इनसे भी हमें एक इंफॉर्मेशन मिल रही है। यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल रही है नंबर ऑफ गोल्स, कितने स्कोर किए। ठीक है ना? तो ये सारे डेटा कहलाते हैं। समझ गए ना डेटा क्या है? समझे कि नहीं समझे? डेटा, आंकड़े। यस सर। तो डेटा है नंबर जो हमें कुछ खास जानकारी देती है। ठीक है, आंकड़े। इसी तरह से यहाँ पर उसको, नंबर्स को शो करने का एक अलग तरीका है, पिक्टोग्राफ कहते हैं इसको। ये पिछली क्लास में आपने किया हुआ है, पिक्चर्स की फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पर भी आपको डेटा दिया हुआ है, वीकली एब्सेंटीज इन अ क्लास। क्लास का डेटा है यहाँ, मंडे को कितने एब्सेंट थे बच्चे, वो यहाँ पर दिए हुए हैं। यहाँ पर एक पिक्चर का क्या मीनिंग है वो नीचे लिखा हुआ है, 1 चाइल्ड। तो ये पिक्चर बनी हुई है, इसका मतलब है 1 चाइल्ड। मंडे को कितने एब्सेंट थे स्टूडेंट्स? मंडे को कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट थे यहाँ पर? 3 ट्यूसडे को? 1 सारे बताओ। वेंसडे? 0 थर्सडे? 5 फ्राइडे? 2 सैटरडे? 4 तो अलग अलग पूरे हफ्ते में अलग अलग कितने बच्चे एब्सेंट थे, वो नंबर यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है ये। तो ये भी एक डेटा का एग्जाम्पल है। ठीक है, आंकड़े हैं। इसी तरह से यहाँ हिंदी के टेस्ट के मार्क्स दिए हुए हैं यहाँ पर ये। तो यहाँ भी ये जो है, ये भी डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आंकड़े हैं। समझ गए?
तो ये Yes, डेटा sir. पिछली क्लास में सारा सीखा हुआ, डेटा क्या होता है, उसके बाद कलेक्टिंग डेटा क्या होता है। कलेक्टिंग डेटा का मतलब है आंकड़ों को इकट्ठा करना। तो इकट्ठा कैसे किया जाता है, जैसे मैं आपको ही बोलूं कि अपने परिवार के सभी जितने भी मेंबर्स हैं आपके फैमिली में, उन सबकी एज का डेटा मुझे दो। जैसे बोला मैंने कि एज का डेटा दो, सबकी उम्र कितनी कितनी है, तो कैसे कलेक्ट करोगे आप, कैसे इकट्ठा करोगे सबकी एज का डेटा, जल्दी से बताओ। आपकी फैमिली में मान लो 4-5 लोग रहते हैं, हो सकता है ज्यादा लोग रहते हो, तो मैंने पूछा कि उन सबकी एज चाहिए मुझे, तो आप कैसे दोगे? माइक ऑन करो और जल्दी से बोलो। आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. तो बोलो ना सर जल्दी। वापस बोलना। मैंने पूछा कि आपसे अगर मैं बोलूं कि आपकी फैमिली में जितने भी मेंबर्स रहते हैं सबकी एज का डेटा मुझे चाहिए, तो कैसे दोगे आप सबकी उम्र? सर नहीं पता। नहीं पता, कुछ नहीं पता? No, sir. क्यों? कलेक्ट नहीं कर सकते आप, इकट्ठी नहीं कर सकते इस इंफॉर्मेशन को? एज आप Yes, कलेक्ट नहीं कर sir. सकते? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं अपने परिवार के मेंबर्स की एज? Yes, sir. कैसे Yes, कर sir. सकते हैं, कैसे कर सकते हैं इकट्ठी? इंटरनेट पे सर सर्च पूछ करके, पूछ के। तो आप पूछोगे अपने फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं अपने परिवार के, उन सबसे पूछोगे आपकी एज क्या क्या है, सबके नाम लिखोगे, आगे उनकी एज लिख दोगे और फिर वो मुझे सेंड कर दोगे, तो मिल गया। वो जितना भी हुआ आपके पास इंफॉर्मेशन इकट्ठी हुई उसे हम डेटा कहेंगे। तो आपने वो कलेक्ट कर लिए। तो कलेक्ट करने का एक तरीका यह है कि आप डायरेक्ट जिसके बारे में इंफॉर्मेशन है उससे डायरेक्ट पूछ लें। ठीक है, एज के बारे में हो गया, ऐसे ही इसी तरह से आपका कुछ भी हो सकता है। ऐसे पूछूं मैं कि आपके गांव में कितने घर हैं, तो कैसे आप काउंट करोगे ना घर जाके, अपने एरिया में पूरा काउंट करोगे, पूरा राउंड लगाओगे और काउंट करोगे कि 1 2 3 4 इतने हमारे पास, हमारे आसपास ये इतने घर हैं। तो एक तो ये हो गया कि अपने आप कलेक्ट करना डाटा को। दूसरा तरीका होता है कि हम उसका जो है वो कहीं से किसी और ने इकट्ठा करके रखा है उसको यूज कर लें। जैसे मैं आपको पूछूं कि आप बताओ हमारे पूरा ये इंडिया में कितने स्टेट्स हैं और उनके कितने कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये पूछ लूं, या फिर उनकी पॉपुलेशन पूछ लूं, या उनके ये पूछ लूं कि एरिया कितना कितना है अलग अलग स्टेट्स का, तो कैसे करोगे आप? खुद नापोगे, खुद काउंट करोगे? मैं पूछूं पॉपुलेशन कितनी है पूरे इंडिया में, कितने लोग रहते हैं अलग अलग स्टेट्स वाइज, तो खुद थोड़ा ना इकट्ठा करोगे आप, तब कैसे करोगे? जल्दी से बताओ। मैं आपको अभी होमवर्क दे दूं कि सभी आपने इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं सभी के नाम लिखने हैं और उन सबके कितना कितना एरिया है, क्षेत्रफल, वो लिखना है। कैसे लिखोगे आप? खुद जाओगे अलग अलग स्टेट्स में नापने? क्या करोगे बताओ जल्दी से, सर क्या करोगे? सर पूछ लेंगे किसी से। किससे पूछोगे? किसके पास होगी ये जानकारी कि भारत के जितने भी राज्य हैं उन सबकी जनसंख्या कितनी कितनी है, या उन सबका सर क्षेत्रफल? गूगल। गूगल। सर्च करोगे आप इंटरनेट पर। ठीक है, किसी इंसान से पूछ के आपको नहीं लगेगा यहाँ पर पता। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी जानकारी ऐसी होगी जो सबको नहीं पता होती है। ठीक है, हो सकता है एक इंफॉर्मेशन किसी एक इंसान से मिल जाए, दूसरी इंफॉर्मेशन दूसरे इंसान से मिल जाए, लेकिन सभी इंफॉर्मेशन से एक जगह नहीं मिलेगी। तो उसके लिए आप क्या करोगे कि गूगल पे, इंटरनेट पे सर्च करोगे और वहां से मिल जाएगी आपको इंफॉर्मेशन। तो डेटा को कलेक्ट करना दो तरीके से हो सकता है। एक तो हम खुद अपना डेटा इकट्ठा करें, आंकड़े खुद इकट्ठे करें, जैसे आपने अपने परिवार का डेटा इकट्ठा करना है तो आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, आपने अपने गांव का डेटा कलेक्ट करना है तो उसको थोड़ा बहुत खुद कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत बड़े स्केल का डेटा है तो हो सकता है आप खुद ना कलेक्ट कर पाए, तो उसके लिए आप जिसने पहले कलेक्ट करके रखा हुआ है उससे वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, क्योंकि हर 10 साल बाद जो है इंडिया की पॉपुलेशन काउंट होती है, तो वो इंटरनेट पे पहले से ही डाल के रखी है गवर्नमेंट ने, तो वहां से मिल जाएगी आपको। तो इस तरह से डाटा को कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये सारा हम कर चुके हैं। यहाँ पर हम ऑर्गेनाइजेशन से आगे देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि डेटा जब आपने इकट्ठा कर लिया उसको सही तरीके से रखना। जैसे यहाँ पर ही ये दिया हुआ है
कि इंग्लिश के सब्जेक्ट में ये मार्क्स आए बच्चों के, ये मार्क्स आए। अब इनको इस तरीके से लिखना ज्यादा अच्छा है कि इसको एक किसी सीक्वेंस में रख लें ताकि इसमें से जो भी रिजल्ट्स हैं वो इजीली निकल पाए। ये मार्क्स आ गए में बच्चों के। अब इसमें देखना है किसके हाईएस्ट हैं किसके लोएस्ट हैं, तो उसके लिए कितने पास हैं कितने फेल हैं, उसके लिए इसी तरह से रखें इनको या फिर कुछ अरेंज करके रखें इनको। जवाब दिया करो जल्दी से। ऐसे ही मान लो 100 स्टूडेंट्स होते, ये तो थोड़े से हैं, 100 स्टूडेंट्स के ऐसे ही मार्क्स रखे होते आगे पीछे करके, तो उसमें आप इजीली पहचान सकते थे किसके हाईएस्ट हैं किसके लोएस्ट हैं। नो सर। तो इसके लिए क्या करना चाहिए आपको? सर सीक्वेंस। सीक्वेंस में रखना पड़ेगा। कैसे, कैसी सीक्वेंस में रखोगे? सर स्मॉल से बिग। स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करके कि सबसे पहले सबसे छोटा वाला रख लें, फिर उससे बड़ा, इस तरह से रख लेंगे तो उसमें फिर आपको बहुत सारी चीजें इजी पहचानना। तो उसको अच्छे से सीक्वेंस में अरेंज कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ऑर्गेनाइज करके रख दिया देखो डाटा, एक तो इस तरीके से कि रोल नंबर वाइज लगा दिया, ये भी एक सीक्वेंस होगी ना, रोल नंबर वाइज लगा दिया, रोल नंबर 1 के इतने मार्क्स हैं, 2 के इतने हैं, इसी तरह से सारे 10 रोल नंबर तक इतने मार्क्स हैं। तो एक ये सीक्वेंस हो गई, ये ऑर्गेनाइजेशन हो गया। दूसरा जैसे आप बोल रहे थे यहाँ पर भी वैसे कर दिया, देखो सबसे ज्यादा जो मार्क्स आए हैं हाईएस्ट वो सबसे ऊपर रखे हैं, लोएस्ट सबसे पीछे लास्ट में रख दिए, तो इस तरह से रख सकते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा है, ठीक है, आंकड़ों का संगठन कहते हैं इसको हिंदी में। तो इस तरह से हम ऑर्गेनाइज करते हैं उसको, बढ़ते क्रम घटते क्रम में, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं। ओके, यस सर। यस सर। इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा इस चैप्टर में, वो आएगा ये टॉपिक, एक्सरसाइज जो आएगी उसमें ये टॉपिक आएगा। जब आंकड़े आपने डेटा जो था वो इकट्ठा कर लिया, उसको सीक्वेंस में लगा लिया, उसके बाद उससे फिर रिजल्ट्स निकाले जाते हैं। वो आंकड़ा इकट्ठा किया तो क्यों किया, कुछ उससे रिजल्ट निकालने होंगे ना, कुछ उसका एनालाइज करके। तो उसमें यहाँ पर ये फर्स्ट टॉपिक आता है अरिथमेटिक मीन, हिंदी में कहते हैं इसको अंक गणितीय माध्य। जब आपको क्वेश्चन आएगा उसमें पूरा नाम नहीं लिखा होगा, सिर्फ मीन लिखा होगा, हिंदी में सिर्फ माध्य लिखा होगा, ठीक है। वैसे कंप्लीट नेम जो इसका वो अरिथमेटिक मीन, अंकगणितीय माध्य, लेकिन जब क्वेश्चंस में पूछा जाता है तो डायरेक्टली मीन या माध्य लिख देते हैं हिंदी में। तो ये क्या चीज है वो अब हमने देखना है। आपके पास डाटा आ गया, आपने उसको सही सीक्वेंस में रख लिया, अब आप उसमें से देख रहे हो कि बीच जैसे में कौन सा नंबर पड़ रहा है, तो उसे हम कहते हैं मीन या माध्य। समझे थोड़ी सी बात? हेलो, आ रही आवाज? यस सर। तो जवाब दिया करो। तो अरिथमेटिक मीन या अंकगणितीय माध्य का मतलब है बीच जैसे में कौन सा नंबर पड़ रहा है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर ये दिया हुआ है कि 2 बर्तन है वेसल्स, एक में 20 लीटर मिल्क है 20 लीटर दूध, और एक में 60 लीटर दूध है 60 लीटर्स, ठीक है। तो इनका अब मीन निकालना है, माध्य। तो हमारा मतलब है कि इसके बीच में कौन सा, ठीक सेंटर में कौन सा नंबर पड़ेगा वो देखना है आपने। तो 20 और 60 के बिल्कुल बीच में कौन सा नंबर पड़ता है, आइडिया लगाओ जरा। 20 और 60 के सेंटर में कौन सा नंबर पड़ता है? 35। 20 और 60 के बिल्कुल बीच में 30। 20, 30, 40, 50, 60, देखो जरा ठीक बीच में कौन सा पड़ेगा। 30 तो इधर से देखो 10 आगे हुआ, और 60 से 30 पीछे हुआ, ये सेंटर थोड़ा ना हुआ। 20 और 60 के बिल्कुल बीचों बीच कौन सा आया? 40। 40। 40। तो ये 40 जो है इसे हम कहेंगे मीन, इसका माध्य,
ठीक है, ये तो कैलकुलेशन की बात हुई। एक्चुअल में इसका मतलब क्या है, हमने बोला 2 बर्तनों में दूध है, एक में 20 लीटर एक में 60 लीटर। अब मैं 2 बर्तनों में उसको डालूं बराबर बराबर, तो कितना कितना आएगा ये बताओ। एक में 20 लीटर है एक में 60 लीटर है, अगर दोनों को बराबर बराबर बांट दूं तो कितना बनेगा, टोटल कितना मिलकर ये बताओ। 80 80 लीटर्स। अब दोनों को बराबर बराबर बांटना है 2 बर्तनों में, तो कितना कितना आएगा। 40 40 40 40 में, तो वो 40 जो है ये मीन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम मीन निकालते हैं। मीन का ये मतलब है कि सब में अगर बराबर बराबर बांट दें तो कितना होगा। क्लियर हो गई ये बात। यस सर। इसे यस सर। कहते हैं। और निकाला कैसे आपने, अभी 40 कैसे निकाला, तो आपने क्या किया, इन दोनों को प्लस किया, 20 और 60 को प्लस किया आपने, और ये बन गया 80। फिर क्या किया, 80 के 2 बराबर हिस्से कर लिए, मतलब 2 से डिवाइड कर दिया, और वो आ गया आपके पास 40 को। ठीक है, तो इसी तरह से मीन निकाला जाता है, मतलब जितने भी नंबर्स हैं उन सबको पहले प्लस किया जाता है, फिर जितने नंबर्स थे उतने से डिवाइड किया जाता है। यहाँ 2 थे तो 2 से डिवाइड किया, अगर 3 होते तो 3 से डिवाइड करते। क्लियर बात। यस सर। यहीं से ये Yes, फॉर्मूला sir. मीन का, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। हिंदी में बोलें तो सारे जितने भी आंकड़े हैं, जितने भी नंबर हैं, उन सबका टोटल आएगा ऊपर प्लस करके, और नीचे जितने नंबर्स थे उतना नंबर नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला कोई लर्न करने की जरूरत नहीं है, कोई लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपने सीधी सी ये बात याद रखनी है कि जितने नंबर्स हैं उन सबको प्लस करना है, और जितना भी नंबर्स थे टोटल उतने आपको नीचे रख लेना है। जैसे ये देखो, यहाँ पर मैं लिखूं 2 3 5 6 7 8, बस इतने से ही ले लेते हैं मान लो। 4 ले लेते हैं सारे। तो अब इन सबका मीन निकालना है, तो क्या करोगे आप, माध्य, सबको प्लस करना है, जितने भी ये नंबर्स थे, 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8, और कितने नंबर्स थे वो नीचे लिख देना है। ये कितने नंबर्स थे, कितने हैं ये नंबर्स, जल्दी से बोलो, काउंट करो कितने नंबर्स हैं ये। सर 7 7 है तो 7 से डिवाइड कर देना। समझ गए क्या किया। मीन निकालने के लिए जितने भी आपको नंबर्स दिए होंगे उन सबको प्लस करना है, और जितने नंबर्स हैं ये उतने से ही डिवाइड कर देना है। अब प्लस करके बताओ जल्दी से कितने बन रहा है इनको, 2 3 4 5 6 7 8। जल्दी बोलो जल्दी, माइक ऑन रखो और बोलते जाओ कि 2 + 3 5 हो गया, 5 + 4 9 हो गया, ऐसे जल्दी जल्दी बताओ कितना बन रहा है टोटल। सर 35 35 35 अपॉन नीचे क्या नंबर है, 7 7। 7 से 35 कैंसिल हो जाएगा, 7 1 = 7, और ऊपर 7 5 सर 7 5 = 37। कितना आ गया आंसर, 5/1 5 आ गया 5 बस। ये मीन हो गया। सर। ठीक है, इन डेटा का, ये जो जितने भी नंबर थे इनका मीन निकाल लिया हमने, वो 5 बन गया। ठीक है, आंकड़ों का माध्य, हिंदी में बोलेंगे माध्य। ओके, यस सर। साहित्य समझ में आ रहा है। साहित्य समझ में आ रहा है। यस सर। ठीक है, अब यहाँ एग्जाम्पल 1 देखो, यहाँ पर कहा है आशीष स्टडीज 4 hours 5 hours and 3 hours रिस्पेक्टिवली ऑन 3 consecutive days। 3 दिनों में इतने इतने घंटे पढ़ाई की आशीष ने, पहले दिन 4 घंटे, दूसरे दिन 5 घंटे, तीसरे दिन 3 घंटे। हाउ मेनी आवर्स डज ही स्टडी डेली ऑन एन एवरेज। एवरेज कितना घंटे उसने स्टडी किया, एवरेज को हिंदी में औसत कहते हैं, और
ये और ये जो ऊपर हमने माध्य या मीन की बात की, ये दोनों सेम चीजें हैं, ठीक है। एवरेज भी इसी को कहते हैं, अर्थमेटिक मीन को ही, ये याद रखना है आपने, ठीक है। आम बोलचाल की भाषा में इसको एवरेज या औसत कह लेते हैं, और मैथ की लैंग्वेज में हम इसे मीन या माध्य कहते हैं। ओके, तो यहाँ भी इसका एवरेज यानी कि मीन ही निकालना है। कैसे निकालोगे? वही जैसे बस। ऊपर किया वही काम बताओ फिर से। एवरेज हिंदी में औसत, वही जैसे किया। इन सभी को प्लस करना है। किस किस को प्लस करना है? 4 + 5 + 3। और कितने से डिवाइड करना है? 3। ठीक है, 3 नंबर है, ये 3 से ही डिवाइड करना है। 4 नंबर से होते तो 4 से डिवाइड करते, बस सिंपल सी बात है। प्लस करो जल्दी से, बताओ कितना बनाइए। 12 12 तो अपॉन 3 3। 12 कैंसिल करो, 12 4 आ गया। और साथ में इनके साथ आवर्स लिखा था, तो वही आवर्स लिख सकते हो, घंटे। तो ये आंसर बन गया इसमें, ठीक है। तो Yes, वो डेली एवरेज 4 घंटे पढ़ाई करता है, ठीक है। ये सब में अलग अलग दिन घंटे थे, 4 घंटे, 5 घंटे, 3 घंटे, लेकिन बराबर बराबर अगर बांटते ही नहीं घंटों को, तो डेली के 4-4 घंटे बन गए, ठीक है। और मैंने बोला कि ये बीच का नंबर होता है, तो देख लो अब ऊपर वाले में भी देखें तो 2 3 4 5 6 7 8, इसमें बीच में क्या नंबर था? बिल्कुल सेंटर में 5 था ना, तो इसलिए आपका यहाँ मीन भी 5 बना था। और यहाँ पर देखो सेंटर में 4 था। ये आगे पीछे लिखे, अरेंज करके लिखें तो 3 4 5, इसमें बिल्कुल बीच में 4 आता है, तो इसलिए 4 ही आया यहाँ पर। ओके, yes sir. तो ये 4 आवर्स आ गया। इसी तरह से यहाँ पर ये है क्वेश्चन, बैट्समैन ने इतना स्कोर किया, अलग अलग मैचेस में इतना स्कोर किया। यहाँ भी इसका एवरेज निकालना है, मीन रन्स, माध्य। तो कैसे निकालोगे? सभी को प्लस करोगे, 36 + 35 + 50 + 46 + 60 + 55, और कितने से डिवाइड करोगे? जल्दी बोलो। Sir 6. 6 से Six. डिवाइड करोगे, क्योंकि तो 6 ये टोटल 6 नंबर्स हैं। तो इन सबको प्लस कर लेना, 282 बनेगा ये, और 6 आ जाएगा। ये किया हुआ है यहाँ पर 282/6, और जिसको डिवाइड कर लोगे तो 47 आ जाएगा। और 47 ये क्या है? ये रन्स है, रन्स लिख लेना है, क्योंकि रन्स का Yes एवरेज। sir. तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं। आप यहाँ एक्सरसाइज में ये एक्सरसाइज करनी है अब आपने। नेक्स्ट यहाँ पर एक्सरसाइज यहाँ से स्टार्ट करोगे। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर बोला है Yes, sir. एनी 10 स्टूडेंट्स आपकी क्लास के, जो उनकी हाइट्स की रेंज निकालनी है। अभी रेंज हमने नहीं सीखा, रेंज को हिंदी में परिसर कहते हैं, इसको कल देख लेंगे। तो ये जहां जहां ये रेंज वाला क्वेश्चन आएगा, परिसर, वो रहने देना अभी। अच्छा, परिसर ये रहने देना। और इसके अलावा ये सेकंड क्वेश्चन कर सकते हो, ये सारे दिए हुए हैं। इनको बोला है पहले टेबुलर फॉर्म में लिखो, इनको अरेंज करना है, इनको टेबल की फॉर्म में, तालिका के रूप में, इस तरह से सारणी बनाकर, ठीक है। तो वो टेबल नहीं Yes sir. बनाने आए तो भी रहने देना। पहला इसका ये पार्ट है, विच नंबर इज हाईएस्ट, सबसे बड़ा नंबर कौन सा इनमें, ये तो लिख ही सकते हो। कौन सा बड़ा? Sir 9. 9। 9 आंसर हो गया 9। यहाँ पर है विच नंबर इज द लोएस्ट, 2 1. 1। 1. 1 फिर रेंज 1 अभी कर ही लेते हैं, थोड़ा सा 1-2 मिनट हमारे पास। तो रेंज भी अब यहाँ पर आप कर ही लो। यहाँ पर रेंज का या परिसर हिंदी में बोलते हैं, इसका मतलब है सबसे बड़े नंबर्स और सबसे छोटा नंबर जो है इनको माइनस करना है, ठीक है। हाईएस्ट और लोएस्ट को माइनस करें, वो जो आता है वो रेंज होता है। रेंज का मतलब है परिसर हिंदी में कहां से कहां तक फैला हुआ है, ये वो है। तो 9 से 1 तक है ना ये, या 1 से 9 तक। तो कितनी रेंज हुई? 9 - 1 कर लो, कितना आ गया? Sir 8. 8। तो रेंज आ गई 9 - 1 8, परिसर। ये करना है। और ये अरिथमेटिक मीन ये भी कर लोगे ना, माध्य, इन सबको प्लस करना और डिवाइड कर देना। Yes sir. कितने कितने हैं? 1 2
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 So 20. तो 20 से डिवाइड कर लेना। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, इसमें फर्स्ट 5 होल नंबर्स जो है उनका मीन निकालना है। शुरू के 5 होल नंबर्स पूर्ण संख्याएं, बताओ कौन कौन सी होते हैं होल नंबर्स, याद है पूर्ण संख्याएं? 0 1 2 3 2, 3, 4 4. 5 6 7 इस तरह से जो चलते हैं इनको हम होल नंबर्स कहते हैं। शुरू के 5 लिखने हैं, तो 5 हो गए, देखो 0 1 2 3 4, इनका मीन निकालना है माध्य, तो इन सबको प्लस करना और कितने से डिवाइड करोगे आप? So 5. 5 से, इसे कर लेना। फोर्थ क्वेश्चन, यहां भी रन्स वाला आ गया जो ऊपर किया था अभी एग्जांपल, इन सब का निकालना है मीन माध्य, तो सबको प्लस करना और कितने से डिवाइड करोगे? ये लिखा हुआ है 8 इनिंग्स है ये, 8 मैच, 8 नंबर है तो 8 से डिवाइड कर दोगे, कर लोगे ना इसे भी? Yes, sir. Yes, sir. तो ये मीन वाले जितने भी होंगे वो कर लेना। यहाँ पर 6 भी इसी तरह का ही है, इसमें भी आपको ये दिए हुए 100 में से मार्क्स कितने कितने आए, ये आए हैं बच्चों के मार्क्स। ठीक है, तो अब इसमें भी आपको वही पूछा हुआ है, हाईएस्ट क्या है, लोएस्ट क्या है, सबसे ज्यादा और सबसे कम कौन से हैं, फिर रेंज पूछी हुई है वही सेकंड क्वेश्चन की तरह ही, परिसर, तो हाईएस्ट और लोएस्ट को माइनस कर लेना, फिर मीन है, मीन के लिए सबको प्लस करना और डिवाइड कर देना कितने बच्चे हैं उतने से, जाएगा ये भी। सेवंथ भी है, इसके बाद इसमें भी इसी तरह से है, यहाँ भी मीन निकालना है, सबको प्लस करके डिवाइड करना है। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? सारे क्वेश्चन सेम है इसलिए बोल रहा हूँ सारे एक साथ कर लेने हैं ये, ठीक है? Yes, sir. ये Yes, sir. इनमें से जितने आप कर पाओ कर लेना, रफ में ही करना फिलहाल, और रफ में ही करके सेंड कर देना, ठीक है? कल इनमें से कुछ को करके देख लेंगे कि फेयर में अच्छे से लिखना कैसे है, फिर आपने फेयर में करना। ओके? Yes, sir. Yes, sir. हम कल करते हैं। हाँ जी संदीप जी।